हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कशन करूंगा KVPY 2020 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे आपको पता है कि 2 पार्ट्स इस पेपर में होते हैं। पार्ट 1 में जो कि सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड पार्ट 2 जो कि 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें केवल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो टोटल 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, टोटल 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। क्वेश्चन नंबर 41 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया है द स्टेबिलिटी ऑफ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन कैटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताना है। कुछ ऑर्डर्स गिवन है। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस, स्पेशली मैं कार्बोकैटायंस की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस ये इंक्रीज होगी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक प्लस एम ग्रुप, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई ग्रुप। इन ग्रुप्स की प्रेजेंस में कैटायंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इन ऑप्शंस में बात करें, यहां सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, सेकंड स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का लोन पेयर पैरा पोजीशन पर है इस कैटायन के, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट से। और रेजोनेंस तो, कैटायन का रेजोनेंस तो वैसे सबका सही है, बट सेकंड में नाइट्रोजन के लोन पेयर का प्लस एम इफेक्ट इफेक्टिव होगा, और प्लस एम इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन से काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण मोस्ट स्टेबल तो इसमें सेकंड होगा। थर्ड स्ट्रक्चर में, यहां अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर को बना के दिखाऊं, कि थर्ड स्ट्रक्चर को यहां बना सकते हैं इस तरीके से कि थर्ड स्ट्रक्चर में यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और मिथाइल है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इन मिथाइल ग्रुप्स की प्रेजेंस के कारण यहां इस कैटायन की प्लेनरिटी इस रिंग के साथ नहीं रहेगी, जिसे SIR इफेक्ट कहा जाता है। SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट मींस हुआ स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस के कारण इन ग्रुप्स की, बड़े ग्रुप्स के कारण इन एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। रिपेल करने के कारण ये कैटायन जो कि sp2 कार्बन होना चाहिए, ये इस बेंजीन रिंग के बिल्कुल एग्जैक्ट कोप्लेनर नहीं होगा। इस कारण से यहां इस रिंग के साथ में जो रेजोनेंस होगा, डिलोकलाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये कहा जा सकता है कि यहां रेजोनेंस था बहुत ज्यादा, यहां भी रेजोनेंस है पॉजिटिव चार्ज का, बट यहां रेजोनेंस काफी मुश्किल है, जिससे मैं ऐसे क्रॉस आपको समझाने के लिए क्रॉस करके बता रहा हूं कि यहां रेजोनेंस नहीं है, ऐसा मान लीजिए। इस कारण से थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। वरना तो अगर आप मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई इफेक्ट देखें तो ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बट SIR इफेक्ट भी यहां अप्लाई हो रहा है, और SIR इफेक्ट के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन भी अप्लाई नहीं होगा इसके साथ में, कैटायन के साथ में। ठीक है, इस कारण से थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए। तो यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, मोस्ट स्टेबल होगा यहां सेकंड, एंड लीस्ट स्टेबल होगा थर्ड। तो ऑर्डर हो गया 2, 1 एंड 3। 2, 1, 3 बी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 42 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। Among the following, the biodegradable polymer is, फर्स्ट लिखा हुआ है पॉलीलैक्टिक एसिड, यही इसका आंसर है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, ये है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में इसे अगर हीट किया जाए तो एस्टर बनते हैं, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, और इस तरह का
पॉलीमर बनेगा जिसे पॉली लैक्टिक एसिड कहा जाता है। ये है पॉली लैक्टिक एसिड, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पॉलीविनाइल क्लोराइड बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, बेकेलाइट भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और टेफ्लॉन भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है। आंसर यहां है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां कुछ कंपाउंड्स गिवन है और इन कंपाउंड्स के लिए पूछा गया है द कंपाउंड विच कैन बी रिड्यूस्ड विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड कॉन्संट्रेटेड एक्वस KOH। बेसिक मीडियम में फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में कौन रिड्यूस हो सकता है? ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। आप कैनिज़ारो रिएक्शन को समझिएगा। ये कैनिज़ारो रिएक्शन उन कंपाउंड्स में, उन एल्डिहाइड्स की होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होती है, जो कि एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। यहां रिएक्शन की गई है फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और रिएक्शन में ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है किसी दूसरे ऐसे ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। रिएक्शन ये है कि मान लीजिए इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, वैसे एक कॉन्सेप्ट पहले मैं समझा देता हूं। ये एक एल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन की गई। ये रिएक्शन होगी कैनिज़ारो रिएक्शन, ना तो इसके पास अल्फा H है, ना सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा H है, दोनों ही अल्फा H नहीं है। इस मींस इसका मतलब हुआ कि इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। कैनिज़ारो रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका तो होता है ऑक्सीडेशन और बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। यहां इसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो लेसर रिएक्टिव एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा H नहीं है, उसका होता है रिडक्शन, और ये कन्वर्ट होगा करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। मैकेनिज्म पे हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। मोर रिएक्टिव कैसे हुआ, लेसर रिएक्टिव कैसे हुआ? लेसर रिएक्टिव जो छोटा एल्डिहाइड है जिसपे क्राउडिंग कम है, उस पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, इसका मतलब हुआ वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड का तो होगा ऑक्सीडेशन। यहां क्वेश्चन में पूछा है रिड्यूस विद फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड ने इसका रिडक्शन किया है। सेम सिचुएशन यहां आएगी। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है कि यहां कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H ना हो, जो फॉर्मेल्डिहाइड से रिड्यूस हो सके, वो आइडेंटिफाई करना है। यहां अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा H, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन कर सकता है और इजीली रिएक्शन करेगा फॉर्मेल्डिहाइड से। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी वैसे भी कम होती है। यहां अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा हाइड्रोजन है यहां, तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। यहां अल्फा हाइड्रोजन से अल्फा H है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। इस जगह कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मींस ये कैनिज़ारो रिएक्शन कर सकता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। तो सेकंड एंड फिफ्थ होगा, सेकंड एंड फिफ्थ ए ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर यहां ए ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉमनली यूज इन सैनिटाइजिंग सरफेस।
किसी भी सरफेस को सैनिटाइज करना हो, एंटीसेप्टिक टाइप का या डिसइंफेक्टेंट टाइप का कोई कंपाउंड हो, वो आइडेंटिफाई हमें करना है। फर्स्ट ए कंपाउंड है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ए जो कंपाउंड है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्पिरिन भी कहा जाता है, ये है एस्पिरिन। ये सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसे कहा जाता है, एस्पिरिन भी इसे कहा जाता है। ये एक पेन किलर होता है, एनाल्जेसिक होता है। ये तो एंटी डिसइंफेक्टेंट नहीं है, ये आंसर तो नहीं होगा। बी ऑप्शन क्लोरेमफेनिकॉल। क्लोरेमफेनिकॉल एंटीबायोटिक कंपाउंड है। क्लोरेमफेनिकॉल यहीं लिख देता हूं मैं, एंटीबायोटिक है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट नहीं है, आंसर ये भी नहीं होगा। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम भी आंसर नहीं होगा, ये स्वीटनर है, स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसे ये कंपाउंड है 17 कार्बन की एक बड़ी सी चेन है, 16 कार्बन की एक बड़ी सी चेन होती है। एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर काउंट करें तो 33 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, नाइट्रोजन H3+। ये एक डिसइंफेक्टेंट है, इसलिए आंसर डी ही होगा। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो सरफेस से इन्फेक्शन को दूर करने में काम किया जाता है, लाइक फिनाइल। ठीक है, आंसर हो गया इसका डी। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NaOH विद फॉलोइंग फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन्स। ठीक है, और तो मेटा पोजीशन पे है। इस कंपाउंड में ARSN2 रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। वैसे एरोमेटिक रिंग पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल ने एरोमेटिक रिंग पर अटैक किया तो एरोमेटिक रिंग पर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। बट इस केस में एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन होती है, एराइल हैलाइड पे रिएक्शन बड़ा मुश्किल है। बट इस केस में अगर पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, तो इससे इसके कारण, इसकी प्रेजेंस के कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। नाइट्रो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है, जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डेफिशिएंसी कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इस कारण से न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करने की हिम्मत कर सकता है। तो सेकंड तो लीस्ट होगा, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव चार्ज होगा। नाइट्रो का -m इफेक्ट के कारण नाइट्रो की ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। इससे तो नेग्लिजिबल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। बट फर्स्ट में एंड थर्ड में इजीली रिएक्शन होगी। अब कंपैरिजन करना है, फर्स्ट में ज्यादा है कि थर्ड में ज्यादा है, तो फर्स्ट में नाइट्रो का -I इफेक्ट भी तो लग रहा है। नाइट्रो का -I इफेक्ट होगा तो अट्रैक्शन के कारण यहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है यहां। हालांकि यहां थर्ड में भी रिएक्शन होती है। यहां SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। आप लोगों को ऐसा लगता हो कि भाई नाइट्रो है, नाइट्रो की प्लेनरिटी फ्लोरीन के कारण डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका -m इफेक्ट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोरीन बहुत छोटा ग्रुप है, SIR इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो मोस्ट रिएक्टिव होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा इसमें फर्स्ट, फिर थर्ड,
और लीस्ट होगा सेकंड। 1, 3 एंड 2, 1, 3 एंड 2। आंसर इसका हो गया बी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड इनटू 1 फिनाइल इथाइलअमीन। ओके, हमें कन्वर्जन क्या करना है? प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड मीन्स हो गया 3 कार्बन का अमाइड जिसकी 2 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड हो। इसे कन्वर्ट करना है 1 फिनाइल इथाइलअमीन। इथाइलअमीन मीन्स हो गया यहां पर अमीन है 2 कार्बन का, ये हो गया इथाइलअमीन और इसकी 1 पोजीशन पर फिनाइल है। आप देखिए ध्यान से, यहां 1 कार्बन कम हुआ है और अमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया है अमीन में। ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जिसमें ब्रोमीन और बेस का यूज किया जाता है। ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ब्रोमीन और बेस का यूज किया जाएगा। तो आंसर तो इसका बी होना चाहिए। वैसे ए ऑप्शन के लिए बता देता हूं, अगर हाइड्रोजनेशन किया जाए पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में तो अमाइड का हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, तो ए ऑप्शन तो कोई मतलब ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं होगी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अमाइड को रिड्यूस तो कर देगा। अगर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया जाता तो अमाइड रिड्यूस तो होता, बट उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही होते। यहां तो 1 कार्बन डिक्रीज हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट बनता तो क्वेश्चन में तो ये चाहिए ही नहीं, तो आंसर ये नहीं होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी अमाइड का रिडक्शन नहीं करता है, इसलिए आंसर केवल और बेस्ट ऑप्शन बी ही है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कंपाउंड एक्स इज द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम। ओके, एक्स आइडेंटिफाई करना है कौन सा होगा। एक्सक्यूज मी, हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स कंपाउंड कौन सा है। तो कंपाउंड एक्स में देखिए पहले तो कि एक्स का हाइड्रोलाइसिस किया गया है और कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, और एक्स का रिडक्शन करने से कोई अमीन बना है। मीन्स ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जरूर एक्स कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ए ऑप्शन में भी नाइट्रोजन है। आइसोसाइनाइड भी है। एसिटाल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता, एसिटाल्डिहाइड का कौन सा हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। नाइट्रोमीथेन भी नहीं हो सकता है क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। यहाँ एसीटोनाइट्राइल बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे। किस तरीके से? एसीटोनाइट्राइल मीन्स हो गया 2 कार्बन वाला साइनाइड, और साइनाइड ऐसा कंपाउंड है जो बहुत इजीली रिड्यूस हो जाता, हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अगर किसी भी साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में भी, तो हाइड्रोलाइसिस से ये इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर साइनाइड का रिडक्शन करवा दिया जाए जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, या हाइड्रोजनेशन भी इसका हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है करेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन में, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा सही लिख दिया। तो यहां प्राइमरी अमीन वही गिवन है, और R इक्वल्स टू जरूर मिथाइल ही हो सकता है। ए आंसर तो है ही है। मिथाइल आइसोसाइनाइड दिया हुआ है, अगर ये मिथाइल आइसोसाइनाइड होता तो हाइड्रोलाइसिस करने पर ये कन्वर्ट होता RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड में। यहां फॉर्मिक एसिड नहीं बना है, और अगर इसका रिडक्शन किया जाए तो ये कन्वर्ट होता RNHCH3 में। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होता है, सेकेंडरी अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन नहीं बनता। तो आंसर तो होगा इसमें ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट
हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम KVPY 2020 का जो फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हो KVPY में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1 के अंदर रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चंस होते हैं तो उनकी मार्किंग भी उसी हिसाब से होती है, +1 एंड -0.25। और पार्ट 2 के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो +2 एंड -0.5 मार्किंग होती है। पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस थोड़े से रिलेटिवली लेंदी होते हैं, बट 2020 का जो KVPY का पेपर है दैट वाज नॉट टफ। आप यूँ मान सकते हैं जो लेवल जेई मेन का है लगभग वैसा सही, उससे 5% कम ही मान सकते हो आप। वाज द लेवल ऑफ KVPY 2020 SX। SX इज एम्ड फॉर 12th क्लास एंड 12th प्लस स्टूडेंट्स। चलिए वापस बात करेंगे। आई एम गोइंग टू टेक द फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट। लुक हियर, दिस इज द क्वेश्चन। Look at this question. This is 48th question. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि न्यूक्लियस X कैप्चर से बीटा पार्टिकल, तो कोई X है और मान लो इसका एटॉमिक नंबर A है और एटॉमिक मास B है। इट कैप्चर से बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल का मतलब (1 e0, दिस इज द बीटा पार्टिकल। और ऑब्वियसली क्या बनाएगा ये? इट इमिट्स न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी इमिट किया इसने। न्यूट्रॉन मीन्स 0 and 1 एंड सम गामा रेज। गामा रेज से एटॉमिक नंबर मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो वी आर गोइंग टू गेट द अनदर एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट, जिसमें एटॉमिक नंबर A-1 हो गया, मास नंबर B-1 हुआ। बैलेंसिंग करो तो B+0, B-1+1। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। दिस इज एलिमेंट X एंड दिस इज Y। अब देखो ये कह रहे हैं कि X और Y आपस में क्या हैं। सो व्हाट इज X एंड Y ऑल टुगेदर? X और Y आइसोटोप्स भी नहीं है, आइसोबार्स भी नहीं है। आइसोमॉर्फ्स मतलब हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब आइसोटोन्स, जरा देखो यहाँ से आइसोटोन्स, ये आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स मीन्स आप जानते हो हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स आइसोटोन्स, और यहाँ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही हैं। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दैट इज सेम। सो आंसर इज डी। सो क्वेश्चन 48 का आंसर डी है। आसान, कितना आसान क्वेश्चन, जेई मेन भी कई बार नहीं पूछेगा, इतना आसान क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। लुक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 में क्या बोल रहे हैं? द बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द 0.1 मोलल सोल्यूशन, मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट .5H2O। ये लिक्विड सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। इस क्लोजेस्ट टू इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब Kb की वैल्यू दी हुई है। आपको पता है कि Tb माइनस प्योर वाटर का 100 होता है, ये हो गया डेल्टा Tb0 वुड बी इक्वल टू व्हाट फॉर्मूला? I इंटू Kb इंटू मोलैलिटी। व्हाट इज I? 2। कॉपर सल्फेट टूटेगा तो कॉपर 2+ एंड सल्फेट आयन, I की वैल्यू 2 हो गई, इंटू व्हाट इज Kb? Kb is given 0.512 into what? Molality is given in the question as 1.1 मोलल। जरा देखना फिर Tb कितना हो गया? दिस इज 100 प्लस लगभग ये हो गया 1.1, नियरली 0.1 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 100.1 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द आंसर। आंसर C। So C is the right answer for this question. तो correct answer is C. Again easy question. ये पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं, +1 मार्क, -0.25 मार्क्स। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। Look at this question. Question says 50th क्वेश्चन है, वीक एसिड इज ट्रीटेड विद अ वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड मतलब जैसे कोई HA ट्रीट कर रहे हैं BOH के साथ, वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? Ba plus H2O। सो these are the product obtained. Consider the statement regarding the pH of the solution of the equivalence point. Equivalence point पर ये भी पूरा खर्च, ये भी पूरा खर्च। Solution will contain this at equivalence point. तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर यू विल हैव द सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस, एंड सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड वीक बेस का पीएच का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो पीएच इज इक्वल टू हाफ, याद है, pKw प्लस pKa माइनस pKb। जरा देखना अब क्या बोल रहे हैं ये,
pH depends on the concentration of the acid and base. No, it does not depend. So first is wrong. pH is independent of the concentration. Of course, second is correct. pH depends on the K, pK and pKb. Yes, this is correct. pH is independent of, ये गलत हो गया, इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चंस में जरूर देख लिया करो, करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। करेक्ट पूछ रहे हैं तो फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड वाले शुड बी द राइट आंसर। सेकंड एंड थर्ड यहाँ है, सी इज द राइट आंसर। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको भी। Look here. Question is products are favored in the chemical reaction taking place at a constant temperature and pressure. ठीक है। Consider the following statement. The change in the Gibbs energy for the reaction is negative. हाँ, फॉरवर्ड में फेवर होना है। मान लो कोई ये रिएक्शन है X कन्वर्टिंग टू Y। अगर डेल्टा G नेगेटिव होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द रिएक्शन, then you will say the reaction is favored in the forward direction. तो द चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव। हाँ, ये होना ही चाहिए। टोटल चेंज इन द गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन एंड सराउंडिंग, नहीं, गिब्स एनर्जी का तो पर्पज ही ये है कि आप केवल सिस्टम के लिए ही डिफाइन करो और वहां से स्पॉन्टेनिटी को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ सराउंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। द चेंज इन द एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन इज पॉजिटिव, नहीं, वी कैन नॉट से। ये बात कैसे कहें जब तक हमें रिएक्शन स्पेसिफिकली नहीं मालूम होगी। वी कैन नॉट नो या वी डू नॉट नो कि रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वी कैन नॉट से श्योरली। द टोटल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव। यस, स्पॉन्टेनिटी का ये क्राइटेरिया है दैट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग का सम जो है इट शुड बी पॉजिटिव। ऑफ कोर्स फोर्थ इज करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ है? फर्स्ट एंड फोर्थ, बी इज द राइट आंसर। So answer is B. I hope you have understood the point. Moving to the next question. Coming to the fifth. देखो इधर question. A mixture of, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, visibility आपको अच्छे से रहे. A mixture of the toluene and benzene forms a nearly ideal solution. Again liquid solution. Liquid solution qualitative property में मेहरबान होगा इस बार ये. A solution assume PB0 and PT0 are the vapor pressure of the pure benzene and toluene. The slope of the line obtained by plotting the total vapor pressure. आपको पता है total vapor pressure होता है X से P0 प्लस XB PB0, इस टाइप से जनरल फार्मूला है। तो total vapor pressure इज इक्वल टू, अगर बेंजीन के लिए बात करें तो X बेंजीन इंटू PB0 प्लस 1 माइनस X बेंजीन। क्यों? X टोलुइन आएगा, समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1 इंटू PB0 P टोलुइन नॉट, इस टाइप से आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करो। हमें किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? स्लोप ऑफ द लाइन ऑब्टेन्ड बाय टोटल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मतलब PT का ग्राफ हमें देखना है XB के टर्म्स में, तो XB PB0 माइनस PT0 प्लस PT0, यही हुआ। तो PT Y फंक्शन, XB X फंक्शन, तो Y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर आप देखो तो स्लोप किसके बराबर हो गया? ये है स्लोप, दिस इज स्लोप। तो स्लोप इज PB0 माइनस PT0, PB0 माइनस PT0, A शुड बी द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 53 पार्ट 1 में से। अपॉन डिपिंग ए कॉपर रॉड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट दैट कैन टर्न ब्लू इज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली द आंसर इज डी। क्यों? कॉपर की रॉड अगर डिप करोगे अपने से लेस एक्टिव मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में, तो मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो व्हाट विल हैपन? AgNO3 के सोल्यूशन में आप अगर कॉपर की रॉड डिप करोगे तो क्या होगा? सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एंड यू विल गेट कॉपर नाइट्रेट, एंड कॉपर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन ब्लू इन कलर्ड, सो सोल्यूशन बिकम्स ब्लू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। गुड क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, इस क्वेश्चन को भी देखो, थोड़ा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन में ट्रीटमेंट ऑफ द अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, IIT JEE एडवांस ने भी ये क्वेश्चन पहले एक बार पूछा हुआ है। KMnO4 बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन करता है
किससे, I माइनस के साथ, तो I माइनस को पहुंचाता है IO3 माइनस में और खुद चला जाता है MnO2। तो ध्यान दो, IO3 माइनस बनेगा तो IO3 माइनस C शुड बी द राइट आंसर। अच्छा, यही अगर एसिडिक मीडियम होता तो KMnO4 कन्वर्ट होता Mn2 प्लस में और I माइनस कन्वर्ट होता I2 में। अंडरस्टूड द पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। Question is, if an extra electron is added to the hypothetical molecule C2, then extra electron will occupy which molecular orbital? अरे एक बार C2 का 12 इलेक्ट्रॉन है, MO कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये बिल्कुल पक्के से कंठस्थ होने चाहिए, फटाक से लिख दो। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 उसके बाद सिग्मा 2pz 0। ये है कॉन्फ़िगरेशन, और भी है, राइट। अब 12 इलेक्ट्रॉन तो फिल्ड अप हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो C2 माइनस करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो इसमें जाएगा सिग्मा 2pz में। तो सिग्मा 2pz पाई, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये तो एंटी बॉन्डिंग है, जहाँ स्टार लग गया वो एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो आंसर इज डी, तो आंसर इज डी। सो दिस इज द करेक्ट वन। इजी क्वेश्चन अगेन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आपसे ना हो अभी तक। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ देखो, अमंग द फॉलोइंग द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर यू हैव द कॉमन 2 पॉसिबिलिटीज दैट यू हैव टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं तो कैडमियम D10 कॉन्फ़िगरेशन, जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉपर D10 कॉन्फ़िगरेशन, और D10 कॉन्फ़िगरेशन हमेशा टेट्राहेड्रल होते हैं, तो आंसर इज सी। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो PdCl4 2 माइनस विल बी स्क्वायर प्लेनर। यहां D8 कॉन्फ़िगरेशन है 4D8, समझ में आ गई बात। 4D8, 4D वाले अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो इवन द वीक फील्ड लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। दिस इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इवन फॉर JEE मेन एज वेल एज JEE एडवांस्ड। KVPY आप देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो तो उसका फायदा और एग्जाम्स में भी आपको मिलता है। बच्चों नोट भी करते जाएं, कोई पॉइंट्स नोट करने की जरूरत हो। नाउ कमिंग फॉर द यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। Yeah, the next question is the correct pair of the orbitals involved in the pi bonding between metal and CO in the metal carbonyl. Again coordination chemistry का question है, कौन से ऑर्बिटल, जरा ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा होता है। ये तो बॉन्डिंग हो गई, मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बन गया, और पाई बॉन्डिंग के लिए जो ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं वो जनरली इस तरीके से होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये dxy ले रहे हैं, अगर ये px है तो px के साथ dxy विल अंडरगो ओवरलैपिंग एंड दिस इज पाई बॉन्ड। ओवरऑल दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्ड। तो कौन सा, दिस शुड बी dxy मेटल dxy एंड कार्बोनिल, हाँ ऑफ कोर्स एंटी बॉन्डिंग ABMO होता है, पाई मतलब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वैकेंट है ये वैकेंट ऑर्बिटल। तो कार्बोनिल पाई स्टार, हाँ पाई एक्स ले सकते हैं, पाई एक्स स्टार, और मेटल dxy, पहला ही ऑप्शन सही है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड dxy ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो मेटल, तो A इज द राइट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर JEE के लिए भी एक अच्छा सवाल है, याद रखेंगे A इज द राइट आंसर। कमिंग फर्दर, हाँ इधर देखो, क्वेश्चन सेज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द NiDMG। ये तो बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है भाई, NiDMG ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स है और निकेल इसमें 3D8 है, और ये DsP2 है ये, और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। DMG माइनस में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
और निकल 2+ में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो म्यू बी विल बी इक्वल टू 0. सो बी इज द राइट आंसर. इजी क्वेश्चन अगेन. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर दिस वन 12. थोड़ा बड़ा करते हैं इसको. A compound is formed by the two elements M and N. N forms hexagonal close packed. तो इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 6 HCP में. एंड 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स. ऑक्टाहेड्रल होल्स भी 6 होते हैं, वो M ने, तो 2/3 ऑफ 6. तो M कितना हो गया? 4 N 6 M2N3 इज द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला. सिंपल क्वेश्चन. M2N3 is the B option. Answer is B. Solid state का अगेन एक आसान सवाल. बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये क्वेश्चन KVPY में 100% मार्क्स यू कैन गेट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. Look at question. If the velocity of the revolving electron of the He plus in the first orbit, साफ दिखाई पड़ता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिंपल क्वेश्चन है. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n. तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज गिवन v. ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू, दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट वैल्यू? मान लो इसे इक्वालिटी साइन भी ले लो. सम कांस्टेंट k इंटू जेड अपॉन एन. जेड की वैल्यू 2/1. ये वैल्यू आ गई. क्या पूछा है? Velocity of the electron in the second orbit. Again easy question. The velocity in case of the helium ion in the second orbit will be equal to, मान लो v dash है, तो v dash is equal to k into z की वैल्यू 2 अपॉन n की वैल्यू भी 2. तो k के बराबर हुआ, and k is equal to what? v by 2. So answer is v by 2. 0.5v should be the right answer. तो answer is B. Easy question. Coming further. ये पार्ट 2 के क्वेश्चन है. इसमें पार्ट 2 2 नंबर का क्वेश्चन है. अगर नेगेटिव होगा, गलत होगा, तो इसमें हाफ नंबर रिड्यूस होगा. कंपाउंड X गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले तो इसे पढ़ लेते हैं और ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C11H14. C11H14 का सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए हम इसका कंपैरिजन किसी एल्कीन से करेंगे. अगर ये एल्कीन होता तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन के रेस्पेक्ट में डबल से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए थे. मीन्स कार्बन के रेस्पेक्ट में डबल हो गया 22, एंड उससे भी 2 ज्यादा होगा तो 24 होना चाहिए था. 24 के रेस्पेक्ट में इसमें 10 हाइड्रोजन्स कम है, इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 5 है. वैसे नीचे दिए गए सभी ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 ही है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 ही है. कैसे? कि एक तो बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो उनका 1-1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और रिंग का 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 4 तो हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन रिंग का, और एक नाइट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाहर भी. ठीक है, और सभी ऑप्शन में ऐसा है. तो यहां से तो कोई इससे लिंक नहीं मिलता है. इसमें लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, गिव्स एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन. चलो ये चेक करते हैं. हाइड्रोजनेशन किया जाए तो अगर इसका हाइड्रोजनेशन किया जाए, एक एक ऑप्शन करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा लिखूंगा. अगर इस कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन किया जाए तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का, और इस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है. ये हो सकता है. इस कंपाउंड का अगर हाइड्रोजनेशन किया जाए तो ये भी एक कायरल कार्बन रखता है, और जिसमें एक ही कायरल कार्बन होगा वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है. ठीक है. इस कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन होगा तो कोई कायरल कार्बन नहीं बनेगा, तो साफ दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड खत्म होगा हाइड्रोजनेशन के बाद में, तो ये कायरल नहीं होगा. सिमिलरली इस कंपाउंड में भी अगर हाइड्रोजनेशन होगा तो एक कायरल कार्बन इसमें भी बनेगा. हाइड्रोजनेशन इसमें कायरल कार्बन है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव है. थोड़ा सा
साफ सुथरा लिखूं यार, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा मुझसे। तो आंसर सी, तो इसका सी ऑप्शन तो नहीं देखना है। चलो और ऑप्शन देखते हैं। ऑन ओजोनोलाइसिस, कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करोगे तो मिक्सचर बनेगा कंपाउंड पी का और क्यू का, एंड कंपाउंड पी गिव्स येलो पीपीटी विद आयोडीन एंड बेस। आयोडीन और बेस के साथ अगर रिएक्शन करे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि अगर ये एल्कीन ही है तो ओजोनोलाइसिस से उनमें एल्डिहाइड कीटोन ही फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड कीटोन का अगर ओजोनोलाइसिस करने के बाद में आयोडीन और बेस से रिएक्शन किया और येलो पीपीटी बना, मींस आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट ये इस तरह का कंपाउंड दे सकता है, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड कीटोन जिसमें यहां सी डबल बॉन्ड हो, ये या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए। जनरली तो यही होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये एल्डिहाइड कीटोन की ही बात की जा रही है, क्योंकि ओजोनोलाइसिस किया गया है। तो इसने कहा है कि पी कंपाउंड तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट कंपाउंड पर टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन करते हैं। जैसे ए ऑप्शन, इसमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि ए ऑप्शन में ये कंपाउंड गिवन है, और जब इसका ओजोनोलाइसिस किया जाता है, ओजोनोलाइसिस करने पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें O3 कर देता हूं, और ओजोनोलाइसिस के लिए ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होता है। ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा तो एक कंपाउंड बना कुछ इस तरह का, और दूसरा जो कंपाउंड बना है वो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कंपाउंड P और Q, दो कंपाउंड बने, एक कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो तो ये होगा C डबल बॉन्ड O के जस्ट पास में ये है, तो ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम में और आयोडोफॉर्म बनाएगा। आयोडोफॉर्म येलो कलर का पीपीटी है, और ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो ठीक है, ये तो चल जाएगा। कंपाउंड Q डज नॉट गिव एनी येलो पीपीटी विद आयोडीन और बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें C डबल बॉन्ड O से जस्ट पास में CH3 बॉन्डेड है। ठीक है, और ये बट गिव्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है एल्डिहाइड का टेस्ट, और ये एल्डिहाइड टेस्ट दे सकता है, ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे सकता है। अगर इस कंपाउंड में फेलिंग सॉल्यूशन डाला जाए तो यहां पॉजिटिव टेस्ट आएगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने पर पिंक कलर का पीपीटी आएगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, आंसर इसका ए ही होना चाहिए। और अब बी ऑप्शन भी देख लीजिए। वैसे तो बी ऑप्शन में अगर ओजोनोलाइसिस किया गया, बी ऑप्शन में ओजोनोलाइसिस किया गया तो बेंजल्डिहाइड बनेगा और एक और कीटोन बनेगा, ये कीटोन बनेगा। ठीक है, ये वाला कंपाउंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे सकता। आप सुनो, ये मान लीजिए कि बी ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि बी ऑप्शन में ये जो एक सेकंड कंपाउंड दिखा है मैंने, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। C डबल बॉन्ड O CH3 है इसमें, तो कंपाउंड P ये होना चाहिए फिर तो। ठीक है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, टॉलेंस रीजन टेस्ट नहीं देगा। हो सकता है ये कंपाउंड P हो, बट इस ऑप्शन को देखिए आप, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देंगे, इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन तो पहले ही मना कर दिया मैंने। और इस ऑप्शन को देखो, इस ऑप्शन में अगर ओजोनोलाइसिस किया गया तो 2 कीटोन बनेंगे, कोई एल्डिहाइड नहीं बनेगा। और जब एल्डिहाइड बन ही नहीं रहा तो कहां से फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा कोई भी, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर तो केवल ए ही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाउंड गिवन है और उस कंपाउंड से कुछ स्टेप्स में रिएक्शन की गई है और ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। आपको ये बताना है कि किन स्टेप्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है। एक एक स्टेप लेता हूं।
यहां लिखते हैं, ठीक है। ये लीजिए थोड़ा साइड में कर दें यार इसको, कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट, पहले पॉज कर लूँ मैं, फिर करूँगा ऐसे। हाँ, इस क्वेश्चन में इस इंटरकन्वर्जन के लिए बेस्ट स्टेप्स हमें बताने हैं, कौन से रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो कंपाउंड तो ये है ही, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, और फर्स्ट स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया गया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो कीटोन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहां है ही, इस तरीके से लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप में PCl5 का यूज किया गया है। PCl5 कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है SN2TH रिएक्शन से। ये कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड OCl। एंड नेक्स्ट स्टेप में AlCl3 का यूज किया गया। AlCl3 इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी। ये फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, और फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन से इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन होगी। Cl माइनस निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन इसी जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, जिसके कारण कुछ इस तरह का कीटोनिक ग्रुप बनेगा। तो ये वही कंपाउंड है जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो आंसर ए तो होना ही चाहिए। बी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कंपाउंड बी, रिएक्शन वही है, पहले कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। SOCl2 से रिएक्शन करोगे तो सब गड़बड़ हो सकता है। SOCl2 से रिएक्शन करोगे तो ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड पर SN2TH रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन किया गया है एनहाइड्रस AlCl3 से। एनहाइड्रस AlCl3 से जब रिएक्शन करोगे तो वही इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी, फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी, जैसा यहां हुआ था। और इस तरह का कीटोनिक ग्रुप बनेगा, जो एक कीटोन तो पहले से था, दूसरा भी कीटोन आ गया, ठीक है। ये भी कीटोनिक ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में जिंक अमलगम HCl यूज किया गया, मींस क्लीमेंशंस रिडक्शन है। क्लीमेंशंस रिडक्शन में जितने भी कीटोनिक ग्रुप हैं वो सभी रिड्यूस हो जाएंगे, और इसका प्रोडक्ट ये होगा, वो नहीं होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, जिंक अमलगम HCl से रिड्यूस किया गया। ओफो, ए ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑप्शन में यहां अल्कोहल रह जाएगा, यहां अल्कोहल रह जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन का रिडक्शन करता है, बट कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है, और अल्कोहल बनाएगा तो यहाँ PCl5 यहाँ भी रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी करेगा, फिर रिएक्शन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है इस केस में, और इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, वो मैंने बता ही दिया। सी ऑप्शन में जिंक अमलगम डाल दिया गया है। सी ऑप्शन ये रहा कीटोन, यहां COOH, जिंक अमलगम प्लस HCl मीन्स क्लीमेंशंस रिडक्शन। क्लीमेंशंस रिडक्शन में कीटोन रिड्यूस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में SOCl2 डाला गया है। SOCl2 SN2TH रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड पर, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड OCl में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में एनहाइड्रस AlCl3 डाला गया, ये वही है फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में Cl बाहर निकलेगा, AlCl3 Cl माइनस को अब्सॉर्ब करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन करेगा। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये वही है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है।
यही है। डी ऑप्शन में अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाए तो यहां इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती है, H प्लस चलेगा जिससे कि यहां कैटायन बनेगा, वही फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजीन और बेस डाल दिया गया, एक साथ लिख देता हूं N2H4 फर्स्ट स्टेप में, और फिर सेकंड स्टेप में बेस डाल दिया गया है, KOH बेस डाल दिया गया। तो ये रिएक्शन है वोल्फ-किशनर रिडक्शन। ये वोल्फ-किशनर रिडक्शन है, ये क्लीमेंशन रिडक्शन होता है, ये वोल्फ-किशनर रिडक्शन है। वोल्फ-किशनर रिडक्शन से भी दोनों कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे, और कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस हो गए तो ये कंपाउंड बनेगा, वो नहीं बनेगा जो क्वेश्चन में चाहते हैं। तो आंसर डी भी नहीं है, आंसर तो केवल और केवल इसका सी है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। एक कंपाउंड X है, उसकी रिएक्शन O2 से की गई है एसिडिक मीडियम में, और फिर उसका एक्वस मीडियम में रिएक्शन किया तो फिनॉल बना, और एक कंपाउंड Y बना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लेंगे हम लोग। ये रिएक्शन क्यूमीन से फिनॉल फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है O2 से रिएक्शन, उसको मॉडिफाई करके बनाई गई है। मैं इस कॉन्सेप्ट को आप याद दिलाना चाहूंगा कि ये है क्यूमीन, एनसीईआरटी में गिवन है ये रिएक्शन। और क्यूमीन की रिएक्शन जब O2 से की जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, हीट वीट भी किया जा सकता है इसमें, तो पहले एक परऑक्साइड बनता है, क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और नेक्स्ट स्टेप में जब इसमें H2SO4 डाला जाता है, एसिड डाला जाता है, तो फाइनली ये पोर्शन तो बनता है। इसको शॉर्ट ट्रिक ये है जिस तरह से मैं बना रहा हूं इसे, तो फाइनली यहां का OH तो इस फिनाइल ग्रुप के साथ में चला जाएगा। मींस इन तीन ग्रुप में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है वो तो OH के साथ चला जाता है, और बचा हुआ ग्रुप जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बचा हुआ ग्रुप इसमें कीटोन बनाएगा। ये वाला पोर्शन तो बन गया एसीटोन, और ये ग्रुप जो बन गया है वो है फिनॉल। इसी क्वेश्चन को इन्होंने मॉडिफाई करके पूछा है। यहां जो कंपाउंड Y है इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल ही लेते हैं। अगर ये एल्केन होता तो इसमें हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा होते, मतलब 66 कार्बन है तो डबल मीन्स हो गया 12, 14 हाइड्रोजन इसमें होने चाहिए थे। 14 के रेस्पेक्ट में इसमें 4 हाइड्रोजन कम है क्योंकि 10 ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 2 होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। फिनॉल, ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन में अगर ये वाला कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन O2 से की गई है, तो जैसे यहां ये टर्शरी हाइड्रोजन है उस पर ऑक्सीजन का इंसर्जन होता है, वैसे ही यहां भी टर्शरी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन का इंसर्जन होना चाहिए, तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब एसिड डाला जाएगा इसमें, तो एसिड की प्रेजेंस में ये फिनाइल तो चला जाएगा इसके साथ में, मतलब बन जाएगा PHOH, मीन्स जो कंपाउंड दिया गया है वही, और रिमेनिंग कंपाउंड किसी कीटोन में कन्वर्ट होगा, और कीटोन होना चाहिए कुछ इस तरह का। ये वाला तो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन में भी कीटोन ऐसा नहीं बन रहा है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में अगर कुछ कीटोन बना, सी ऑप्शन का कीटोन फाइनली जो बनना चाहिए वो ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए था, और उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 चाहिए, यहाँ तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कुछ और ही आती। अगर ये कंपाउंड होता, ये कंपाउंड होता सी वाला, तो फाइनल रिएक्शन के बाद में ये इस तरह का कीटोन बनना चाहिए था, और साथ में फिनॉल बनना चाहिए था, बट ये ऐसा कीटोन तो दिया भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। आंसर केवल डी होना चाहिए, चेक करके बता दिया मैंने, इसका आंसर होगा केवल और केवल डी ऑप्शन। नेक्स्ट,
हाँ देखो, अब ये जो क्वेश्चन है 104, ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है, इसके लिए +2 मार्क्स हैं, -0.5 है। इसमें थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, बट अगेन इजी क्वेश्चन से कोई बहुत मुश्किल नहीं हुए। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, अ 2-डायमेंशनल सॉलिड इज मेड बाय ऑल्टरनेटिंग सर्कल्स विद रेडियस a एंड b। ठीक है, ये शो भी किए हैं इन्होंने। सच दैट द साइड्स ऑफ द सर्कल्स टच, अरेंजमेंट भी शो किया है। पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, तो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द सर्कल्स ऑफ द सर्कल्स अंडर द रेक्टेंगल, रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द सर्कल्स टू द एरिया अंडर द रेक्टेंगल। कितना आसान है, पहले वाले सर्कल का एरिया पाई a स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई b स्क्वायर, टोटल एरिया ये हुआ अपॉन रेक्टेंगल का एरिया y इंटू एक्स, मतलब 2a इंटू 2a प्लस 2b। तो क्या वैल्यू आ गई? अच्छा ये डिफाइन कर रहे हैं कि r की वैल्यू b अपॉन a है, तो r के टर्म्स में लिखो। पूछ क्या रहे हैं, b अपॉन a को अगर r बोल दें तो रेशियो r की क्या वैल्यू हो सो दैट द पैकिंग फ्रैक्शन इज मिनिमाइज्ड। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के उसका फर्स्ट डिफरेंशियल r के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करके 0 रख दो। किसी भी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल इज इक्वेटेड टू 0। कितना आसान क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ से जरा सॉल्व करोगे तो पाई है ये भी, तो पाई a स्क्वायर, तो पाई और नीचे से 2 और 2 4, और यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ab। हमें r के टर्म्स में चाहिए, तो एक काम करो, a स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ π/4, a स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1 प्लस r स्क्वायर, और नीचे आ गया a स्क्वायर 1 प्लस r। ये वैल्यू आ गई r के टर्म्स में। जरा डिफरेंशिएट करो, फॉर मिनिमा of packing fraction, d packing fraction upon dr should be equal to 0। जरा डिफरेंशिएट करियो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो d अपॉन dr लगो फंक्शन π/4 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r इज इक्वल टू 0 करना। π/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 प्लस r ये हुआ, 1 प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। अरे ये डिफरेंशिएशन तो समझते हो कि नहीं? आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। जरा ये हट गया, ये भी गया 0। जरा यहाँ से देखो तो कितना हो गया, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बन गई, -2 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 2, प्लस साइन ही ले रहे हैं, 8 √2 2 √2 √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, मतलब वैल्यू आ गई 0.414। कट तो नहीं गया, मैं जरा चेक कर लूँ नीचे से, नहीं आ गया, 0.414 वैल्यू आ गई। 0.414 पर r की इतनी वैल्यू पर पैकिंग फ्रैक्शन विल बी मिनिमम, तो 0.414 ए शुड बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, बच्चे कई बार क्वेश्चन का साइज देख के घबरा जाते हैं, नहीं घबराना है। गॉट द पॉइंट? चलो मूविंग फर्दर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105। ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोथ इन द बोथ डायरेक्शंस। अच्छा ठीक है, इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट एंड कंसंट्रेशन इज A0। ठीक है, ये A0 है। टाइम t पर ये 0 होगा। t टाइम बाद, कुछ समय के बाद में कंसंट्रेशन मान लो A0 माइनस कुछ x हो गई, ये x बन गया, और t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम बोली है तो A0 माइनस XE बोल दो। साफ दिया है क्वेश्चन ने कि AT की वैल्यू जो है वो है A0 माइनस x, और A इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है दैट इज A0 माइनस XE। XE मतलब खर्च हुई भी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इनका एक फार्मूला होता है रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अगर याद हो तो T इज इक्वल टू, याद रहना ही पड़ेगा, KF प्लस KB ln XE अपॉन XE माइनस x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर t टाइम बाद, ये वाले टाइम बाद,
अगर AT की वैल्यू को अगर हम ले लें कितना A0, तो यहाँ से AT जो वैल्यू ली है दैट इज A0 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू A0 प्लस A इक्विलिब्रियम अपॉन 2। जरा वैल्यू तो रखना, तो क्या फॉर्मूला आ गया, रखो वैल्यू, T इज इक्वल टू 1 अपॉन के एफ प्लस के बी ln XE की वैल्यू, XE की वैल्यू यहां से ले लो A0 माइनस A इक्विलिब्रियम अपॉन XE की वैल्यू वापस वही A0 माइनस A इक्विलिब्रियम माइनस X की वैल्यू और ले लो, ये रही X की वैल्यू माइनस A0 और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से निकाल ही लेता हूँ मैं, तो x इज इक्वल टू A0 माइनस A0 अपॉन 2 माइनस A इक्विलिब्रियम अपॉन 2, तो यहाँ से A0 अपॉन 2 माइनस A इक्विलिब्रियम अपॉन 2, तो माइनस A0 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस A कैलकुलेशन है सिंपली A इक्विलिब्रियम अपॉन 2, सॉल्व करोगे तो यहाँ से A0 अपॉन 2 A इक्विलिब्रियम अपॉन 2 पूरा कैंसिल आउट हो गया, log 2 बच गया। अरे कितना आसान था ये, T इज इक्वल टू 1 अपॉन के एफ प्लस के बी लॉग ऑफ 2, लॉग नहीं ln, तो T इज इक्वल टू 1 अपॉन के एफ प्लस के बी ln 2। देखना ये एक्सप्रेशन कौन सा वाला है, खुद एक बार कॉपी पे जरूर सॉल्व करना। तो कौन सा एक्सप्रेशन, ln2 सी वाले ऑप्शन में है अपॉन के एफ प्लस, यस सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये था सी आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करें पूरी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर लें इसको। द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना इन इक्विलिब्रियम इन द क्लोज्ड वेसल, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द रिएक्शन वेसल इज, इस रिएक्शन के जो Kp होता है दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यही हुआ इक्विलिब्रियम पर, यही पूछा है क्वेश्चन ने। अच्छा डेल्टा जी का डेटा दिया है और आपको पता है कि डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp, तो जरा सॉल्व करो, डेल्टा G0 क्या हो गया, डेल्टा G ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो CaO की वैल्यू माइनस 603। अच्छा क्वेश्चन में बड़ी गंदी सी कैलकुलेशंस हैं ये तो, बट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा खासा वाइड डिफरेंस है, तो फिर आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो। बच्चों मेरी इस बात समझो, अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती, वो पूछते ही नहीं, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शंस में एक वाइड डिफरेंस है, तो बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें रफ कैलकुलेशन भी करें, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन भी करें, देन ऑल्सो वी कैन अराइव टू द राइट आंसर। तो मैं 603 ही ले रहा हूँ, मैं डेसिमल उड़ा रहा हूँ सब में। दिस CaO प्लस CO2 माइनस 394 माइनस CaCO3 माइनस 1128, मैंने डेसिमल उड़ा दिए, इंटू 10 टू द पावर 3 जूल में हो गया, इज इक्वल टू माइनस 2.303 होता है वैसे तो, R की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन एंड लॉग ऑफ Kp मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, Kp की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है। यहाँ से सॉल्व करो तो देखना 1128 और में से 1128 में से घटाओगे 4 और 3 7 9 और ये 6 और 3 9, तो कितना हो गया 128 और 3 131 के आसपास, तो 131 रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैंने बताया क्यों कर रहा हूँ, इंटू 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू माइनस में 3 8 24 25/3 लिख दो, इसको कोई चलता है, और इसको भी 300 मान लो 100, तो 2500, तो 2500 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 2.3 इंटू लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू, अगर देखें तो माइनस में आ गया, और माइनस में भी कितना 131 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2500, ये हट गया, 2.5 रह गया इंटू 2.3, 2.5 इंटू 2.3, तो 2.5 दूनी 5, 6 के 25 75, 7 के आसपास हो गया, 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 14 2 समथिंग
हाँ 23 कह दो बस। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज अप्रॉक्सीमेटली 10 के पावर माइनस 23 का प्रेशर का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में दिस इज द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल प्रेशर। ऑप्शन देखो, ए इज द राइट आंसर। ये तरीका है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है बच्चों। जेई में भी इस बात का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलता है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। देखने में कितना बड़ा सा सवाल लग रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो इस क्वेश्चन में कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट बाय रिमूवेबल पार्टीशन। ये रिमूवेबल पार्टीशन है, ठीक है। N1 V1 TP और हीलियम गैस है, N2 V2 TP नियॉन गैस है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो इसमें मान के चलना है कि भाई दोनों को मिला रहे हैं तो टेम्परेचर वुड रिमेन सेम आफ्टर मिक्सिंग ऑल्सो। इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट N1 मोल ऑफ द आइडियल गैस हीलियम इज प्रेजेंट, बोला ही है उन्होंने। V1 इज द वॉल्यूम। इन द सेकंड कंपार्टमेंट N2 इज द मोल्स, नियॉन इज प्रेजेंट, वॉल्यूम V2। टेम्परेचर एंड प्रेशर इन बोथ ऑफ द कंपार्टमेंट T and P, assuming R is the gas constant, total and change in the entropy upon mixing क्या होगा? If they are mixed irreversibly, irreversible होती है गैस, मिक्सिंग इज ऑलवेज irreversible। तो आपको एंट्रोपी चेंज बताना है, तो डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू, टोटल मतलब दोनों का सम, तो डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2 ये निकालना है। टोटल मतलब सिस्टम के लिए, टोटल सिस्टम के लिए। तो डेल्टा एस 1 टेम्परेचर कांस्टेंट है गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस। याद है एंट्रोपी का फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 ओवर T1 प्लस NR/ln V2 ओवर V1। याद है ना फॉर्मूला? ये टर्म हट गया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो N1 R/ln V2 फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? अभी तो वॉल्यूम V1 है, बट जब ये पार्टीशन हटाओगे तो टोटल वॉल्यूम गैसेज ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस, जरा दूसरे वाले के लिए देखो, N2 मोल्स इंटू R/ln V1 प्लस प्लस V2 वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम V2 कॉमन आ गया ये तो कितना हो गया? N1 प्लस N2 इंटू R/ln V1 प्लस V2 अपॉन V1। बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन। कौन? N1 प्लस N2 R/ln N1 R, हाँ ये तो सही है ना, ये V2 नहीं मैंने गलत कर दिया, ये नहीं, ऐसे कॉमन थोड़ी ले सकते हैं। रुको 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 रुको, तो देखो क्या एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर N1 R/ln V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस N2 R/ln V1 अपॉन V1 प्लस V2, बस सीधा सा B इज द राइट आंसर। तो B इज द राइट आंसर, एकदम इजी क्वेश्चन, इजी। क्या मालूम पड़ा? हर बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, हर बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, हर कुत्ते का नाम टॉमी नहीं होता। वाह 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 सर वाह, मजा आ गया। आगे बढ़ो, मजे लो। चलो भाई 18th थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। लुक एट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, Ma3B3 है, और इसके अंदर जो है वो 2 होंगे, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स Gi, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, और यहाँ पर इसमें 3 होंगे, 2 ज्योमेट्रिकल होंगे और उसका तीसरा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये Ma ट्वाइस एंड B2 टाइप का है, तो इसके भी 2 फॉर्म होंगे। ट्रांसपेयर से हम इस बात को फाइंड आउट कर लेते हैं। आंसर इज 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके 2 हुए, उसके 3 हुए, तो 2 and 3, D इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, इजी क्वेश्चन अगेन। ये तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं। क्लोराइड आयन का क्वालिटेटिव एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड वेपर टेस्ट। सॉलिड सोडियम क्लोराइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं तो डीप रेड फ्यूम्स इवॉल्व होती हैं क्रोमाइल क्लोराइड की। तो रिएक्शन क्या होगी? सोडियम क्लोराइड सॉलिड लेते हैं, K2Cr2O7 सॉलिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं, तो
तो CrO2Cl2 की फ्यूम्स बनती हैं डीप रेड। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, NaOH में अगर डिजोल्व करोगे तो सोडियम क्रोमेट बनाता है, और सोडियम क्रोमेट को बेरियम आयन या सिल्वर आयन या बाकी किसी लेड आयन से रिएक्शन कराते हो तो कलर्ड पीपीडी मिलते हैं, उन कलर से भी इनकी पहचान की जाती है। ये येलो सोल्यूशन है, येलो सोल्यूशन। बाकी तो वो क्या बन जाएगा, मान लो सोडियम बाइसल्फेट प्लस पोटेशियम बाइसल्फेट, इस टाइप के कंपाउंड से बन जाएंगे। तो मेनली कौन, ये पहला एक ही है ये कंपाउंड, बस यही बन गया। सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसको फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट से इन KVPY-SX तो देखना इस क्वेश्चन में, सोडियम बोरोहाइड्राइड अपॉन ट्रीटमेंट विद, सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब NaBH4, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ये। रिएक्शन विद आयोडीन, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, बनाता है डाइबोरेन B2H6 प्लस बना देगा NaI प्लस हाइड्रोजन इज फॉर्म, सो लाइक दैट इट इज फॉर्म, तो लुईस एसिड X बन गया। ये है लुईस एसिड X। लुईस एसिड क्यों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग होती है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। नाउ ऑन हीटिंग विद अमोनिया, अमोनिया के साथ हीट जब करोगे तो बनाएगा B3N3H6 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी वॉल्ड आउट, तो ये कंपाउंड Y बना। तो पूछ रहे हैं XYZ और कलरलेस गैस Z, ये तो कलरलेस है ना, देखना कौन सा ऑप्शन होगा। B2H6 तीनों में है, पहला तो हट गया, BH3 तो एग्जिस्ट नहीं करता फ्री फॉर्म में, और B3N3H6 B और D में है, और हाइड्रोजन बस B इज द राइट आंसर। बच्चों ये था KVPY-SX, आसान पेपर था ये, बिल्कुल वैसा था जैसे जेई मेन का पेपर ऑन एन एवरेज होता है, उससे 2-4 परसेंटेज कम ही मान सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।